हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सीटेट का सोशल साइंस वाला पोर्शन पूरा सिलेबस का मैराथन देखेंगे, ताकि जो है आपको सोशल साइंस से लगभग जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ये ध्यान रखना है। और एकदम ज़बरदस्त और रोचक तरीक़ा से इसे कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ तक भी संभव हो दोस्तों, यारों, ग्रुप इत्यादि में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरा जो है मंथन राउंड चलने वाला है, मैराथन एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से हर एक चीज़ का सोशल साइंस में जो भी पर्सन है, चाहे वो आपको हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, प्लस में जो है सोशल साइंस में पेडागोजी वाला सेक्शन रहता है, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले थोड़ा सा दोस्तों, तो सीटेट में जो है केवल तथ्य नहीं बल्कि अवधारणा, कारण, परिणाम, स्रोत, आलोचनात्मक चिंतन, कक्षा स्थिति पर आधारित प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम है। और दूसरी चीज़ है कि सीडीपी का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, फुल मैराथन, तो उसे आप देख लीजिएगा, ये ध्यान रखना है। और मैथ का भी अपलोड हुआ है, तो जिसको मैथ का ज़रूरी है वो देख लेगा। अब यहाँ पर थोड़ा आप समझिए, जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है उसमें 60 नंबर के प्रश्न आते हैं। 60 नंबर के प्रश्न आएंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये 60 नंबर बहुत ही की फैक्टर होता है पासिंग में। तो चलिए देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से लिया गया है, कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख विशेषताओं में एक क्या थी। यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता आप देख रहे हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता को। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रमुख विशेषता क्या है, तो विशाल मंदिर का निर्माण ये नहीं है। सुनियोजित नगर व्यवस्था, हाँ बिल्कुल, नगर व्यवस्था जो है, आपसे एक चीज़ पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे हम लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला शहर जो है यहाँ पर हड़प्पा ही खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया कि सिंधु नदी के किनारे अगल बगल जो है उसके सहायक नदी के किनारे ये जो है बसे हुए थे शहरें। कुछ शहरें बहुत दूर मिल गए, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर सुनियोजित नगर व्यवस्था थे। यहाँ पर लोहे हथियार के व्यापक प्रयोग नहीं, लोहे का प्रयोग जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में स्टार्ट नहीं हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे उल्लेखनीय विशेषता नगर नियोजन व्यवस्था थी। तो हम एक चीज़ आपको ये बता देना चाहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन बढ़िया था, नालियाँ बनी हुई थी, व्यापार होता था दूसरे क्षेत्रों से। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो यह कॉन्सेप्ट है, मैंने एक क्वेश्चन के साथ पूरे कॉन्सेप्ट को जोड़ रहा हूँ, ताकि जो है कहीं से भी जो है यहाँ पर उठाए तो वो चीज़ें क्लियर हो जाए। नगरें जो है प्रायः एक दूसरे से समकोण पर कटती थी। अब समकोण पर कटने का मतलब क्या है, 90 डिग्री पर। यानी आप ये चीज़ कह सकते हैं कि जो भी सड़कें बनी हुई थी वो कैसी बनी हुई थी, एकदम सीधा थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। तो एकदम सुनियोजित नगर की तरह था। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पक्के ईंटों के मकान नज़र आ जाते थे, पकाए हुए ईंटों के मकान नज़र आ जाते थे। और जो है यहाँ पर जल निकासी प्रणाली, यानी कि नालियाँ जो है बेहतर ढंग से बनी हुई थी। आज के भी समय में भी नालियाँ नहीं है। तो ये समझिए कितना डेवलपमेंट था उस समय। उदाहरण की बात करें, मोहनजोदड़ो में विकसित नालियाँ और स्नानागार मिले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये समझ लीजिए, यहाँ पर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी यहाँ पर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा जो है नगर नियोजन, पक्की ईंट, जल निकासी और व्यापार नज़र आ जाता है। अब जो है हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित था। तो मोहनजोदड़ो की बात जब हम करते हैं दोस्तों, तो ये आपको सिंधु नदी के किनारे था। आमकुचा यानी मोहनजोदड़ो जो हो गया, कुच दीजी हो गया, तो ये सब सिंधु नदी के किनारे था।
तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध वाला क्षेत्र में का इलाका है, वहाँ पर जो है ये स्थित था। अब बात करें तो सिंधु नदी के किनारे ये स्थित था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्थान और नदियाँ दे दी जाती है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन दाग दिए जाते हैं। इसका नाम सामान्यतः मृतकों का टीला बताया गया है, ये ध्यान रखना है। और थोड़ा अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में जो है महान स्नानागार जो है आपको मिलता है। आपसे पूछेगा कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ मिला है, तो यही मोहनजोदड़ो है। तो ये ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध उदाहरण है ये महान स्नानागार ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और महान स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसे इसलिए समझना होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं हम लोग, तो उस समय जो है इसकी लिपियाँ कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। ध्यान रखना है, इन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो ये भाव चित्रात्मक लिपियाँ थी। इसे पूरी तरह से पढ़ा गया है, बिल्कुल नहीं। केवल संस्कृत में थी, बिल्कुल नहीं। अभी तक निश्चित रूप से पुनः पठन नहीं किया जा सका है, ये ध्यान रखना है। तो ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पर इसका आंसर सही ढंग से दिया गया है, तो सी ऑप्शन। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हड़प्पा जो है आपको लिपि अभी तक निश्चित रूप से यहाँ पर डिस्क्रिपर नहीं की जा सकी है, पढ़ी नहीं जा सकी है, ये ध्यान रखना है। मोहरों, मुद्राओं और जो है यहाँ पर मोहर थे, और मृदभांडों की बात करें पर छोटे छोटे लेख मिलते हैं, ये ध्यान रखना, जिसे पढ़ा नहीं गया है। पशु यहाँ पर चित्र वाली मुहर पर प्रतीकात्मक चिन्ह मिलते हैं, ये ध्यान रखना है, पशुपति का चित्र मिला है। और अगर हम लोग बात करें हड़प्पा की लिपि अभी तक अपठित है, यहाँ पर अवांछनीय है, ये ध्यान रखना है, यानी कि पढ़ा नहीं गया है, सीधा सीधी ये मान लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुख आधार क्या था, तो यहाँ पर जो है माइंड खोलने वाला प्रश्न रहता है, आलोचनात्मक चिंतन वाला, तो आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। तो उदाहरण ऑप्शन में दिया गया अत्यधिक भोग विलास, नहीं, गौतम बुद्ध भोग विलास वाला मामला नहीं था इनका। ये जो है मध्यम मार्ग की बात करते थे। क्यों मध्यम मार्ग की बात करते थे, क्योंकि बौद्ध जो धर्म है, जैसे जैन धर्म था, जैन धर्म की बात करें तो वो कठिन मार्ग था वहाँ पर, जिसमें हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्यागा था। तो यहाँ पर मध्यम मार्ग की बात बौद्ध धर्म करता है, और जो है अशोक बौद्ध धर्म को बाद में अपनाता है कलिंग युद्ध के बाद। थोड़ा समझिए, बुद्ध ने जो है अत्यधिक भोग विलास और अत्यधिक कठोर तपस्या दोनों से बचने की बात कही है। इन्होंने जो है मध्यम मार्ग को चुनने के लिए कहा था, ये ध्यान रखना। उदाहरण की अगर हम बात करें तो बुद्ध की शिक्षाओं में दुख और जो है उनके कारण और उनके मुक्ति के मार्ग पर विशेष जोर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, मध्यम मार्ग बताए हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको नजर आती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बुद्ध धर्म है वो 4 आर्य सत्य की बात करता है, 8 जो है अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग की बात करता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक की नीति में क्या परिवर्तन आया। तो हम एक चीज़ जान लें कि अशोक के बारे में थोड़ा सा। अशोक की अगर हम बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य के जो है एक शक्तिशाली शासक था, ध्यान रखना है। मगध जो है एरिया, ये मगध पर शासन कर रहा था, और राजधानी पाटलिपुत्र थी। इतनी चीज़ जान लिए। तो एक चीज़ और जानिए कि ये चंद्रगुप्त मौर्य आप जानते हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था, उसके नाती था, यानी बिंदुसार के बेटा। बस इतनी सी बात जाने तो हम अब क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध के बाद क्या परिवर्तन हुआ। तो युद्ध के बाद जो है क्या होता है कि अशोक भीषण विध्वंस को देखकर वो धम्म के नीति को अपना लेता है, यानी कि अब क्या होगा, बात से लोगों को समझाया जाएगा, प्रेम से समझाया जाएगा, और अहिंसा पर जोर दिया। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझेंगे इसे। कलिंग युद्ध
में हुई भारी जनहानि ने अशोक को जो है गहराई से प्रभावित कर दिया। इसके बाद उसने विजय की नीति में परिवर्तन करते हुए धर्म की नीति, नैतिक आचरण और जन कल्याण पर जोर दिया। उदाहरण की बात करें तो अशोक के शिलालेखों में प्रजा के कल्याण और नैतिक आचरण की बात की गई है। अशोक जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अशोक ने जो है अपना बौद्ध धर्म को अपनाता है और धर्म की नीति पर काम करने लगता है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने अशोक की बात किया था, ये तो नाती था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के स्थापना की। उसके शासन में कौटिल्य चाणक्य एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो कौटिल्य चाणक्य जो है इसके गुरु थे, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इसे धजिया उधेड़ते चल रहा हूँ, यानी पूरा विधिवत तरीका से क्लियर करते चल रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर टर्म आता है मेगास्थनीज वाला। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उसके दरबार में रहता था, ये ध्यान रखना। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करें कि मौर्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक, जिसके बारे में कलिंग युद्ध की चर्चा होती है। अब अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये ध्यान रखना है। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है। यहाँ पर 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश को दूसरे नाम हम लोग जानते हैं ममलूक वंश से, ये ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की निर्माण प्रारंभ करवाया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवा दिया था, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। 1206 में ऐबक स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत का। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र ही महिला सुल्तान है, जिसे हम लोग कहते हैं रजिया सुल्तान। थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में भी जान ले, ताकि क्वेश्चन अगर फंसाए तो दिक्कत वाली बात ना हो। तो दिल्ली सल्तनत में पहली जो है महिला सुल्तान ये थी, ध्यान रखना, चाहे एकमात्र भी कह सकते हैं। रजिया सुल्तान की बात करें तो इल्तुतमिश के जो है ये बेटी थी। इल्तुतमिश के बेटा उतना योग्य नहीं थे, तो इसलिए इल्तुतमिश ने कहा था कि हमारी जो बेटी रजिया सुल्तान है यही शासक बनेगी। विरोध भी हुआ, जो है ज़्यादा दिन शासन नहीं की, जो है मारी गई। ये तमाम चीज़ें हैं। कुछ यहाँ पर जो है शादी ब्याह वाला मामला आया, उतना लंबा घुसेंगे नहीं, जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तब वहाँ पर रोचकता और देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वहीं चोट कर रहे हैं जहाँ जरूरी है। तो वह जो है दिल्ली सल्तनत की प्रमुख महिला शासक थी। उनके जो है पर्दे के पीछे शासन करने की बजाय स्व राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का प्रयास किया। रजिया इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान पहली महिला शासक। बस अब अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है टैक्स वाला जो मामला में बहुत ही सख्त रहा, लेकिन इसके शासनकाल में सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ बाजार नियंत्रण। यानी कि बाजार में उन्होंने जो है क्या किया, उसने यहाँ पर एक रेट फिक्स कर दिया, एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि इतना से ज़्यादा सामान कोई नहीं बेच सकता है रेट में। तो ये क्या है, बड़ी सेना की अपेक्षाकृत कम लागत बनाए रखना, व्यापार बंद करना, विदेशी किसानों को जो है समाप्त करना। ये क्या था यहाँ पर उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि बड़ी सेना की अपेक्षाकृत कम लागत पर बनाए रखना। तो ये चीज़ें था। अगर मैं बात करूँ अलाउद्दीन खिलजी का, तो ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। जलाउद्दीन खिलजी के जो है भतीजा था। जलाउद्दीन खिलजी को मारकर शासक भी बना है ये। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण करने की कोशिश किया। इसका एक प्रमुख उद्देश्य था बड़ी सेना को अपेक्षाकृत कम खर्च बनाए रखना था।
ये ध्यान रखना है। जो है इन्होंने अनाज, कपड़े, घोड़े आदि की कीमतों पर नियंत्रण व्यवस्था लगाई, यानी कि इतना पैसा में ही ये चीज़ बिकेगा। खिलजी जो है बाजार नियंत्रण और सेना जो है इसकी मजबूत थी, ये ध्यान रखना है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? तो ये आपको बाबर ने किया था। एक युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था लोदी वंश का इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है क्या होता है, पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। शहीद होने वाला जो है एकमात्र जो है दिल्ली सल्तनत का शासक युद्ध भूमि में वही था यहाँ पर इब्राहिम लोदी। ये ध्यान रखना है। बाबर, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध होता है जिसमें 1526 में लड़े जाते हैं। पानीपत में हम जान रहे हैं 3 युद्ध हुआ है। तो प्रथम युद्ध जो है लड़ा जाता है जिसमें इब्राहिम लोदी हारकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख जाती है। बाबर जीतता है बाबर, और यहाँ से मुगल का नींव रखा जाता है। बाबर ने युद्ध को जो है तोपखाने का जो है प्रभावी उपयोग किया, यानी कि बाबर जब युद्ध लड़ रहा था तो तोप जो होते हैं, तोप को बहुत सही ढंग से उपयोग किया था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर जीत जाता है, तो इसलिए मुगल शासक के संस्थापक विग्रह हो गया। पानी कह रहा है प्रथम पानीपत युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अभी हमने बताया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 की बात होती है। बाबर जो है आता है फरगना से, और जो है भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत पर बैठा रहता है इब्राहिम लोदी। उससे युद्ध होता है दोनों के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है और मुगल साम्राज्य मजबूत होती है। यहाँ पर पानीपत का 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी में। अब अगला क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो अकबर की धार्मिक नीति की प्रमुख विशेषता ये थी कि सभी धर्मों पर जो है यहाँ पर क्या था, धार्मिक सहिष्णुता और सहमवाद। बी ऑप्शन हो जाएगा। अकबर की बात करें तो अकबर ने एक धर्म जो है शुरुआत किया था, दीन इलाही। अकबर ने जो है विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सहिष्णुता को बढ़ाया। उसका सुलह ए कुल का विचार जो है सभी के प्रति शांति और सहिष्णुता आधारित थी। उदाहरण की बात करें, फतेहपुर सिकरी में जो है विभिन्न धार्मिक विद्वानों के बीच चर्चा होती है। अकबर जो है सुलह कुल और सहिष्णुता पर जोर दिया। अब है मनसबदारी व्यवस्था किस शासन से संबंधित है? अब मनसबदार की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। तो ये व्यवस्था किससे रिलेटेड थी? तो ये अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी व्यवस्था। उसने क्या किया था कि अलग अलग जो है राजाओं और सेनाओं को मनसबदारी दे देता था। समझिए बातों को। अकबर ने प्रशासन और सेना व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को विकसित किया। मनसबदारों को पद और रैंक प्रदान की जाती थी और उसके अधीन जो है कुछ सेना दिए जाते थे। जो उसके पास जितने सेना थे तो इसलिए पद दे दिया जाता था। मनसबदारी सीधा समझिए अकबर ने शुरू किया था। अब अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में शाही चार्टर मिला। बाद में जो है कंपनी व्यापार से राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़ जाती है। अब जान रहे हैं कैसे जो है वो व्यापारी से सत्ता की ओर बढ़ती है। डिटेल में मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो बहुत रोचकता से बताता हूँ। 1600 ईस्वी में अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। बस इतना जानिए। एक युद्ध है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, जिससे ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो कंपनी से शासक की ओर बढ़ रही है। एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बात करें तो 1757 में है और बक्सर का युद्ध 1764 में है। 2 इम्पोर्टेंट रहता है, थोड़ा समझिए। 1757 में प्लासी के युद्ध जो है यहाँ पर पूछता है उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में कंपनी सेना ने बंगाल पर जो है नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया है। यानी सिराजुद्दौला उस समय क्या था? बंगाल का नवाब था प्लासी के युद्ध के समय, और रॉबर्ट क्लाइव क्या था? अंग्रेजी शासक था। दोनों के बीच क्या होता है? भीषण युद्ध हो जाता है जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। कुछ जो है छल भी किया जाता है, तमाम चीज़ें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। चोट वहीं करेंगे जहां ज़रूरी है। इस युद्ध ने बंगाल में कंपनी की राजनीतिक प्रभाव को मजबूत कर दिया। प्लासी के युद्ध 1757 में।
फिर आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। प्लासी के युद्ध जीत लिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव उस समय क्या अंग्रेजी अधिकारी रहता है। सिराजुद्दौला की हार हो जाती है छल कपट के कारण। जब अब आते हैं बक्सर के युद्ध में तो 1764 में है। बंगाल तो जो है अंग्रेजों के हाथ में चला गया जीता तो। कठपुतली जो है वहाँ पर बैठा दिया गया नवाब को। अब बिहार की ओर है ये। तो 1764 में बक्सर युद्ध में कंपनी की सेना मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हरा दिया। अब यहाँ पर एक भयंकर जो है घटना हो जाती है। यहाँ पर बात करें तो बक्सर के युद्ध में, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जो इम्पोर्टेंट सेनाएं थी, जैसे हम कह सकते हैं शुजा-उद-दौला हो गया, मीर कासिम हो गया जो कि बंगाल का नवाब भी था, ये भागा हुआ था वहाँ से, और शाह आलम द्वितीय हो गया। ये क्या था उस समय मुगल का शासक था शाह आलम द्वितीय। ये ध्यान रखना है। इन तीनों ने मिलकर सोचा कि अंग्रेज से हम क्या करें, टक्कर ले, लेकिन सही ढंग से काम नहीं हो पाए। तो क्या होता है, इन तीनों के सेना हार जाती है बक्सर के युद्ध में। अब क्या होता है, इसके बाद कंपनी की राजनीतिक शक्ति और मजबूत हो जाती है। बंगाल तो पहले ही हाथ में था, अब जो है बिहार भी हो गया है। तो ये चीज़ें हैं बक्सर जीतने के बाद। तो प्लासी 57 में 1700 और 1764 में बक्सर। अब एक नीति आती है, अंग्रेजों के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो इस नीति को मैं डिटेल में अगर बता दूं, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, यहाँ पर पूछा जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है आपको जो है यहाँ पर कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कॉर्नवालिस जो है, कॉर्नवालिस अस्थाई रूप से साफ कर दे रहा है, वास कर दे रहा है। तो कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। थोड़ा समझेंगे कॉर्नवालिस को, देखते हैं। 1793 की बात है। अब क्या होता है, 1757 में तो बंगाल जीत लिया, 1764 में बक्सर जीत लिया। तो अब क्या हो रहा है समझिए, 1793 की बात है। तो बंगाल क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। इससे जमींदार से राजस्व वसूली की व्यवस्था की गई और जो है राजस्व की राशि अस्थाई रूप से निर्धारित की गई। ये अस्थाई बंदोबस्त थी। अब क्या था कि जमींदारों से जो है अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, टैक्स ले रहे थे अस्थाई रूप से, और निर्धारित कर दी गई थी, चाहे फसल हो या नहीं हो, चाहे आपको फायदा हो या नहीं हो, आपको लेकिन टैक्स देना ही होगा। तो ये अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया और जमींदारों से तहसील जाता था, तो जमींदार जो है किसानों से तहसीलते। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब परमानेंट सेटलमेंट जो है कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में, याद रखिएगा। अब क्या होता है, एक घटना होती है जिसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। 1857 की घटना, जिसे हम लोग 1857 का विद्रोह या क्रांति कह लेते हैं, तो या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कह लेते हैं इसको। तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये एक जगह था मेरठ, यूपी में पड़ता है। मेरठ के छावनी से ये क्या हुआ था, विद्रोह शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। आइए समझे। 10 मई 1857 की बात है। मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। इसके बाद जो है विद्रोह दिल्ली सहित अनेक क्षेत्रों तक फैल गया। अब क्या होता है, 1857 का जो विद्रोह होता है वो दिल्ली से शुरू, मेरठ से शुरू होता है। मेरठ कहाँ पड़ता है, आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। और ये विद्रोह 10 मई को स्टार्ट होता है, लेकिन ये विद्रोह जो है क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में बाद में फैल जाता है भारत के। दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक नेतृत्व से जोड़ा जाता है, यानी कि जो बहादुर शाह जफर हैं, ये मुगल के अंतिम शासक भी कह सकते हैं इसको। तो इसे प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा जाता है कि दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, लेकिन इसके स्थान पर दूसरा कोई काम कर रहा था। प्रतीक थे यही क्योंकि शासक। अब बात करें 1857 मेरठ और दिल्ली की बात होती है। अब थोड़ा समझेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, एक राजनीतिक उथल पुथल आती है। अब क्या होता है कि भारतीय अपने अधिकारों के मांग के लिए, ऐसा कहा जाता है लेकिन अलग अलग तरीका है। बहुत लोग मानते हैं ऐसा है कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को नियंत्रित करे थोड़ा, तो इसलिए स्थापना हुआ। बहुत चाहते थे राष्ट्रवाद के लिए स्थापना हुआ, तमाम चीज़ें, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, विवादित
चीज़ों पर, सीधे चोट हम वहीं करेंगे जहां ज़रूरी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में होती है, ये ध्यान रखना है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, इसके बाद प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षा होती है डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है 1885। अब अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च, यानी गांधी जी का एंट्री हो रहा है। तो गांधी जी का एंट्री हो रहा है, तो दांडी मार्च आंदोलन किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च आंदोलन जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। दांडी मार्च क्यों किया था गांधी जी ने? क्या हुआ था कि एक घटना हुई, घटना में ये हुआ कि अंग्रेज जो ये कहते थे कि अब जो है भारतीय क्या करेंगे, खुद से नमक को नहीं बना पाएंगे। और आप जान रहे हैं कि नमक एक आवश्यक चीज़ है, किसी भी जो है व्यक्ति के लिए बिना नमक का तो काम नहीं चलेगा। तो जब नमक आवश्यक चीज़ है और इस पर टैक्स लगा दिया गया और कहा गया कि भारतीयों को जो है नमक खुद नहीं बनाना है, तो गांधी जी ने एक यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था दांडी मार्च के माध्यम से। तो ये दांडी मार्च क्यों कहा जाता है? क्योंकि दांडी से गांधी जी ने क्या किया था, समुद्र तट तक गए थे। अब महात्मा गांधी 1930 में नमक कानून का विरोध करते हुए साबरमती से दांडी मार्च किया, ये ध्यान रखना है। साबरमती जो उनका आश्रम है वहाँ से वो चले थे, ये ध्यान रखना है। यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। नमक कानून तोड़ना औपनिवेशिक कानून के जो है अहिंसक विरोध का तरीका था। अब क्या करते हैं, समुद्र तट पर पहुंचते हैं, वहां पर नमक बनाया जाता है, इस कानून को तोड़ा जाता है। दांडी जो है नमक 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। अब एक आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये ध्यान रखना है। इसमें नारा दिया गया करो या मरो का, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये होता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है उधर बिजी था ब्रिटेन वगैरह। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। गांधी जी ने करो या मरो की नारा दिया या आह्वान किया, कह सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, 1942 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ये ध्यान रखना है। लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया गया 49 को ही। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया, यह 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। अब जो है आगे हम देखते हैं, एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इतिहास में प्रारंभिक स्रोत का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? प्राथमिक स्रोत, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं आज शिलालेख हो गए जो उसी समय घटना के समय के होते हैं, उसे हम लोग प्राथमिक स्रोत कहते हैं। और द्वितीयक स्रोत हम उसे कहते हैं जो घटना के आधार पर चीज़ें की जाती है, जैसे आज के पुस्तकें, ये द्वितीयक स्रोत है। और शिलालेख क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। थोड़ा समझेंगे इसे। प्राथमिक स्रोत वे सामग्री हैं जो अध्ययन किए जा रहे समय घटना प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। जैसे शिलालेख उसी समय का है, सिक्का उसी समय का है जिस समय को हमें पढ़ना है, पत्र, अभिलेख, पुरानी इमारतें इत्यादि उदाहरण है। आइए समझे। किसी राजा का शिलालेख उसके शासन से संबंधित प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकता है। आइए एग्जाम ट्रिक में देखें। प्राइमरी स्रोत की बात करें तो प्रत्यक्ष या समकालीन प्रमाण। आइए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। इतिहास में केवल जो है तिथियां याद करवाने के बजाय शिक्षक को क्या करवाना चाहिए? घटनाओं के कारण परिणामों की चर्चा करना चाहिए, बी ऑप्शन। अब क्या है, सीटेट का ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, लट्टू की तरह घुमाता है। तो ये कहता है कि सीटेट दृष्टिकोण में जो है इतिहास को अर्थपूर्ण और आलोचनात्मक रूप से समझने पर जोर देते हैं। विद्यार्थी के घटना के पीछे कारण और परिणाम को समझना चाहिए। आप टीचर बन रहे तो ये काम कीजिएगा। 1857 को केवल वर्ष के रूप में नहीं बल्कि उसके कारण, विभिन्न समूह
कि भूमिका और परिणामों को साथ पढ़ाना चाहिए। हिस्ट्री केवल रटने का विषय नहीं है, ये जो है आपको केस, प्रोसेस और कॉन्सिक्वेंस का विषय है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो ऐतिहासिक स्रोत किसी घटना के बारे में अलग अलग जानकारी देते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब दो ऐतिहासिक स्रोत ले लिए हैं एक टीचर, और जो है वो ऐतिहासिक स्रोत दोनों अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं उस समय के बारे में, तो टीचर क्या कर सकता है, विद्यार्थियों से दोनों स्रोतों की तुलना करवाना। हाँ बिल्कुल, तुलना करवाया जाएगा तभी तो फैक्ट पर पहुंचा जाएगा। यानी इतिहास में स्रोतों के बीच अंतर होना संभव है। हो सकता है ऐसा कि स्रोतों के बीच अंतर आ जाए। विद्यार्थी को स्रोतों के परिणाम, उद्देश्य, समय और दृष्टिकोण का विश्लेषण करना चाहिए। किसी युद्ध का जो है वर्णन विजेता और पराजित पक्ष अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि हमने जीता कैसे, हमने हारा कैसे, तमाम चीज़ें। तो डिफरेंट सोर्स को कंपेयर, एनालाइज और एविडेंस करनी चाहिए। अब हमने हिस्ट्री को क्लियर किया है। अब देखते हैं जियोग्राफी की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। जियोग्राफी में पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वास्तविक आकार किसके निकट होता है। यानी पृथ्वी का बनावट कैसा है, कद्दू जैसा है, कोहड़ जैसा है, लौकी जैसा है, गेंद जैसा है। तो ये सब कुछ नहीं है। पृथ्वी का आकार की जब हम बात करते हैं तो इसका बनावट जो है एक आकृति होता है जिसे हम लोग जियोड कहते हैं। तो जियोड के आकार का है, थोड़ा समझिए। पृथ्वी जो है पूर्णतः गोला नहीं है, ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, मध्य रेखा पर उभरी हुई है। जो है पृथ्वी का वास्तविक आकार समझने के लिए जियोड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपसे जब भी अब पूछेगा तो पृथ्वी गोला नहीं है, जियोड है, जियोड के आकार का है। ग्लोब जो है पृथ्वी का लगभग गोल मॉडल है, लेकिन वास्तविक पृथ्वी बिल्कुल पूर्ण गोल नहीं है। वो कैसा है, जियोड है, ये ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि पृथ्वी जियोड है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि अब कह रहा है भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है। भूमध्य रेखा की बात किया जाए तो 0 डिग्री अक्षांश नजर आ जाएगा। यहाँ से शुरू किया जाता है चीज़ें। भूमध्य रेखा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटती है। यहीं से हम लोग नापना शुरू करते हैं तो ये 0 डिग्री अक्षांश पर नजर आता है। भूमध्य रेखा उत्तर की ओर 20 बराबर जो है 20 दक्षिण अक्षांश, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा समझिए, इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है, वही चीज़ है अक्षांश, लैटिट्यूड। अब आइए आगे समझते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा का मान कितना है, तो ये 0 डिग्री होगा। यहाँ पर ग्रीनविच से गुजरने वाले प्रधान मध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर को दर्शाती है, ये ध्यान रखना है। इसके आधार पर जो है पूर्वी और पश्चिमी देशांतर मापे जाते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है और ग्रीनविच 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये ध्यान रखना है। लैटिट्यूड यही हो गया, लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे लाइन जो बनते हैं जिससे हम नापते हैं चीज़ों को, इसी को कहते हैं। बस अगला क्वेश्चन है, जल चक्र में वाष्पन के बाद सामान्यतः कौन सी प्रक्रिया होगी। अब क्या हो गया, जल का वाष्पीकृत हो गया, वो वाष्पन हो गया, ध्यान रखना है। तो वाष्पन के बाद वो संघनन होता है, ध्यान रखना है, कंडेंसेशन होता है। वाष्प होकर वो क्या करता है, बादलों में बदल जाता है। तो यहाँ पर समझना होगा आपको कि सूर्य की गर्मी से जल वाष्प में बदलता है, ऊपर जाकर जल वाष्प ठंडा होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। इसे ही हम लोग संघनन, जिसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, वर्षा में वर्षा हो जाता है, बाद में ये वर्षा हो जाता है। तो इवेपोराइजेशन के बाद कंडेंसेशन होता है और उसके बाद जो है प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, यानी वर्षा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। तो क से काली और क से कपास, बस इतनी सी बात है। काली मिट्टी जो है वास्तव में अगर हम बात करें तो काली मिट्टी जो है नमी धारणा करने की क्षमता अधिक होती है काली मिट्टी में, और जो है यह कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। दक्कन के पठार काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है जहां पर कपास किए जाते हैं। ब्लैक सोयल आपको कॉटन नजर आ जाते हैं, सूती चीजें। अब अगला कह रहा है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन सा है, थोड़ा समझेंगे। खरीफ फसल की जब हम बात करते हैं तो ये सामान्यतः मानसून के साथ बोई जाती है। जैसे कि वर्षा ऋतु आती है
तो खरीफ फसल बोई जाती है और ये बरसात पर काफ़ी निर्भर होता है। जैसे अभी धान लग रहा है, तो धान जब रोपी जा रही है तो ये क्या हो रहा है, बरसात पर ही तो निर्भर है। मानसून आने के बाद ही तो चीज़ें किया जा रहा है। जैसे उदाहरण में आपका धान हो गया, अभी और क्या चीज़ फसल हो सकती है, मक्का हो सकता है, कपास हो सकता है, आदि प्रमुख खरीफ फसल है। खरीफ फसल रैनी सीजन में होता है, उदाहरण में राइस यानी चावल, धान। अब कह रहा है निम्न में से रबी फसल कौन सा है। अभी हमने खरीफ फसल की चर्चा जब कर ही दिया है तो खरीफ फसल को यहाँ से छाटेंगे। धान हो गया, मक्का हो गया और कपास हो गया, ये सब तो खरीफ फसल है। तो बच गया है एक ही ऑप्शन, रबी फसल, तो गेहूं हो जाएगा। थोड़ा समझेंगे रबी फसल के बारे में। गेहूं के साथ और क्या चीज़ बोए जाते हैं, अपने से अनुमान लगाइए। तो चना बोए जाते हैं, सरसों हो गया, प्रमुख रबी फसल है ये सब। हम बात करते हैं रबी फसल सामान्यतः शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी ठंडा वाला समय में, और वसंत ऋतु में के आसपास काट ली जाती है। जैसे रबी विंटर सीजन में बोया जाएगा और खरीफ क्या था, रैनी सीजन में बोया जा रहा था। गेहूं जो हो गया यहाँ पर रबी फसल है और खरीफ फसल धान है। अब अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है। तो हिमालय जो है मोड़दार पर्वत है, ये ध्यान रखना है। वर्लित पर्वत है, हिमालय क्या है, वर्लित पर्वत है। और ये जो है नए पर्वत है, ध्यान रखना है। हिमालय का निर्माण प्लेटों की गति और टकराव से हुआ है। नीचे जो प्लेटें होती है उसके टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। यह युवा वर्लित पर्वत है, ये ध्यान रखना है। यंग फोल्डेड माउंटेन जिसे हम लोग कहते हैं, हिमालय हो गया यंग फोल्डेड माउंटेन। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है। तो गंगा नदी तंत्र प्रमुख नदी प्रणाली है दोस्तों। गंगा नदी थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड से ये निकलेगी, उत्तर प्रदेश से होते हुए 2 राज्य हो गया, बिहार 3 हो गया, झारखंड, यहाँ पर बात करें तो कौन कौन से हो गया थोड़ा समझेंगे। तो 5 राज्य में कौन कौन से हो गए, पहला अगर उत्तराखंड से ये निकलता है तो उत्तर प्रदेश की ओर इंटर करता है, बिहार में आता है, झारखंड में आता है, फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। यही इसका रूट है गंगा नदी का। और गंगा नदी तंत्र जो है आपको, गंगा नदी प्रणाली भारत का विशाल मैदान में कृषि, परिवहन और मानव बस्तियां का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है। गंगा नदी के सहायक नदियों में यमुना आदि शामिल हैं। नर्मदा नदी सामान्यतः जो है किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। पूरब किधर है, बंगाल की खाड़ी पूरब है, ये ध्यान रखना है। एद महासागर पश्चिम है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीजें है, तो पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। अब क्या है, नर्मदा मध्य भारत से होकर पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर अरब सागर में गिरती है, ये ध्यान रखना है, अरब सागर में गिरती है। तो ये चीज़ें है। नर्मदा ताप्ती जो है 2 नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बढ़ती है पूरब की अपेक्षा, और जो है यहाँ पर जो है ये आपको नज़र आ जाती है अरब सागर में गिरते हुए। बाकी नदियाँ, अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनों की कटाई का प्रमुख पर्यावरणीय परिणाम क्या हो सकता है। यानी कि वनों की जब कटाई हो रही है तो पर्यावरण को क्या नुकसान पड़ सकता है। तो जैव विविधता में हमेशा वृद्धि, मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाएगा वनों की कटाई से। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा समझेंगे। पेड़ मिट्टी को जड़ों से बांध कर रखती है। पेड़ की कमी होने पर मिट्टी आसानी से बह सकती है। इससे मृदा अपरदन और जैव विविधता की हानि जैसी समस्या बढ़ सकती है। एग्जाम्पल में देखें तो पहाड़ी ढलानों पर वनों की कटाई से मिट्टी बहने की संभावना बढ़ जाएगी, मिट्टी कटाव बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है अनवीनीकरणीय संसाधन है जिसे पुनः बनाया नहीं जा सकता है, बहुत दिनों पर यह बनता है। थोड़ा समझेंगे। कोयला बनने में बहुत लंबा जो है भूवैज्ञानिक समय लगता है, इसलिए वर्तमान मानव समय सीमा में इसे तेजी से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो अनवीनीकरण है। नवीनीकरण संसाधन में हम लोग सूर्य के प्रकाश को रखते हैं, सौर ऊर्जा को। तो ये अनवीनीकरण है, ध्यान रखना है, जिसे पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है।
थोड़ा समझेंगे। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, चाहे नेचुरल गैस हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल है, ध्यान रखना है, यानी कि अनवीकरणीय। अब अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा जो है क्या है, यहाँ पर जो है अक्षय है, यानी खत्म नहीं होता है सौर ऊर्जा। कहने का मतलब है कि सूर्य से लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, इसलिए सौर ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा माना जाता है। सोलर पैनल की बात होती है, सूर्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने में सहायता करता है। सोलर जो आप देखते हैं लगे हुए रहते हैं छतों पर। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन का अर्थ क्या है? अब नाम ही है मानव संसाधन, तो लोग का ज्ञान, कौशल और क्षमता मानव का संसाधन के रूप में यूज करना मानव संसाधन है। जैसे समझिए, जब लोग ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य और क्षमताओं का उपयोग आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए करते हैं तो उसे मानव संसाधन बनते हैं। प्रशिक्षित शिक्षक की गुणवत्ता में योगदान देता है मानव संसाधन। आइए समझिए, अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? मानचित्र में जो प्रतीक डाले जाते हैं तो विभिन्न भौगोलिक तत्वों को दिखाने के लिए प्रतीक डाले जाते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मानचित्र में आप देखते होंगे तो मानचित्र में सड़क दिखाई रहती है, रेलवे दिखाई रहता है, नदी, शहर, कुआं, तालाब, झरना, तमाम चीज़ें दिखाई देती है, उसका प्रतीक होता है। तो ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि पता चले हमें, इसलिए पारंपरिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। आकार दिखाना कठिन होता है तो प्रतीक दिखा देते हैं उसके जगह पर। अब जो है मैप सिंबल रियल फीचर को सरलता से समझने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? ये सामान्यतः कन्फ्यूजन वाला बात है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। तो मौसम जो है अल्पकालीन होता है, मौसम क्या होता है? अल्पकालीन होता है, थोड़े समय के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जलवायु क्या होता है? लंबे समय की स्थिति को जलवायु कहते हैं। बी ऑप्शन होगा, थोड़ा समझेंगे। मौसम क्या होता है कि किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडल का जो स्थिति है उसे हम लोग मौसम कहेंगे, लेकिन जलवायु लंबे समय में मौसम की सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे समझिए, अगर आज क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो आज बारिश हो रहा है तो इसे हम मौसम कह देंगे। लेकिन इस क्षेत्र में जो है मानसून जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, यानी कि मानसूनी जलवायु है, यानी अधिकतर बारिश होते रहते हैं, तो ये जलवायु हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल की कक्षा में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों करना चाहिए? आज जो है अमूर्त अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। बच्चों अपने आसपास के वातावरण को देखकर भूगोल की अवधारणाएं आसानी से समझ सकते हैं। अपने गांव, शहर के जल स्रोतों का अध्ययन करके जल संसाधन को समझेंगे बालक, तो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को कर रहे हैं। लोकल इन्वायरमेंट की बात करें तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होगा, यानी कि प्रत्यक्ष दर्शन होगा कह सकते हैं हम लोग, और जो है बेटर लर्निंग होगा बालकों में। अब अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी मानचित्र में दिशा पहचानने में कठिनाई महसूस करता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? वास्तविक वस्तुओं और गतिविधियों से दिशा समझाना। तो बी ऑप्शन, सीखने में कठिनाई होने पर शिक्षक को अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षण तरीका अपनाने चाहिए। कक्षा में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की दिशाओं में खड़े होकर गतिविधि करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण में ग्लोब का विशेष महत्व क्यों है? ग्लोब क्यों दिखाया जाता है भूगोल पढ़ाने समय? पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल के रूप में समझाने में सहायता। तो ए ऑप्शन थोड़ा समझेंगे। ग्लोब जो है वास्तव में दोस्तों पृथ्वी का मॉडल है, एक प्रारूप है कह सकते हैं। इसमें पृथ्वी का आकार, महाद्वीप, महासागर, अक्षांश, देशांत आदि को समझाने में मदद मिलती है। भूगोल की कक्षा में सबसे प्रभावी संयोजन क्या है? मानचित्र, स्थानीय उदाहरण और गतिविधि। अब क्या है, मानचित्र के माध्यम से बालक सही ढंग से पढ़ते हैं। तो भूगोल एक स्थानिक और अनुभवात्मक विषय है, इसलिए मैप वर्क, ऑब्जर्वेशन, लोकल इन्वायरमेंट एक्टिविटी सीखने को प्रभावी बनाता है। जियोग्राफी की बात करें तो मैप, ऑब्जर्वेशन और इन्वायरमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें हैं, हमने जो है लगभग जो है चीज़ें क्लियर करते चल रहे हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए। अब आते हैं हम लोग सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में, देख लेते हैं। पॉलिटी को थोड़ा समझेंगे।
तो पहला क्वेश्चन लिया गया है, हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को क्लियर कर दिया। अब आते हैं पॉलिटी में। पहला क्वेश्चन है इसमें कि लोकतंत्र का मूल्य आधार क्या है। अब समझिए, लोक मतलब क्या हो गया, जनता, तंत्र यानी कि जनता का एक तंत्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर मूल्य आधार क्या होगा, जनता की भागीदारी ही होगा, केवल सेना, राजा और तानाशाही तो नहीं होगा। तो लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो लोकतंत्र में जनता शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। अब समझिए बातों को। अब क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष आप कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप ऐसे कर रहे हैं कि आपने क्या किया, अपने क्षेत्र में सांसद को वोट दे दिया। अब सांसद क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री को चुनने के लिए अपना जो है वोट दे रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिए, आपने संसद को वोट दिया था। संसद जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वो कर रहा है प्रधानमंत्री को चुनने में अपना वोट दे रहा, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। जैसे आपने विधायक को चुना तो ये प्रत्यक्ष हो गया। ये तमाम चीज़ें हैं, तो थोड़ा समझेंगे हम लोग। लोकतंत्र में जनता का शासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। चुनाव, प्रतिनिधि, अधिकार और जवाबदेही इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं। नागरिक चुनाव में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, अपने मताधिकार का मत का जो है उपयोग करते हैं। डेमोक्रेसी की बात होती है, यानी कि लोकतंत्र की, तो पीपुल आते हैं यहाँ पर, यानी लोग आते हैं। पार्टिसिपेशन आता है, रिप्रेजेंटेशन आता है, इक्वलिटी आता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर अगला क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो अपनाने की बात होती है तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपसे जब पूछता है कि लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ये चीज़ें मैंने ऊपर पढ़ाया। एडप्टेशन 26 नवंबर और यहाँ पर इन्फोर्समेंट 26 जनवरी। अब अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यहाँ पर हम जानते हैं कि हर एक भारतीय को, हर एक लोग को क्या किया गया है, कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, यानी नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना उद्देश्य है मौलिक अधिकार का। थोड़ा समझेंगे। जो है आपको मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा की रक्षा करते हैं तथा राज्य की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएं लगाती है। अभी टोटल में 6 मौलिक अधिकार आपको नजर आते हैं। कानून के समक्ष समानता किस मूल्य को दर्शाता है। कानून के समक्ष आप समान है, तो ये क्या को दर्शा रहा है, ये समानता को दर्शा रहा है। लोकतंत्र में समानता का अर्थ है कि कानून के दृष्टि में सभी नागरिक के साथ समान व्यवहार होनी चाहिए। एग्जाम्पल में केवल सामाजिक और आर्थिक आधार पर कानून अलग अलग होना लोकतांत्रिक समानता का विरोध होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं, तो 2 सदन है, एक राज्यसभा, यहाँ पर एक उच्च सदन और एक निम्न सदन कहते हैं जिसे हम लोग, यानी कि एक लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन। और निम्न सदन क्यों कहा जा रहा है लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा भंग कभी भी हो जाती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होगी। थोड़ा समझेंगे। भारत की संसद द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट जो है आपको है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से बना। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो लोकसभा के सदस्य आपको जो है दोस्तों जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो आप संसद चुनते हैं वोट देकर। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, जिसमें आप वोट डालते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है, तो सर्वोच्च न्यायिक संस्था की हम बात करते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो भारत की न्यायपालिका का शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। यह संविधान की व्याख्या और अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन संस्था कौन सी है, तो ग्राम पंचायत हो जाएगी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की जब हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत ग्रामीण स्थानीय स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण संस्था है। क्या होता है थोड़ा समझिए।
स्थानीय जो सड़कें बनी हुई होती है, छोटा छोटे स्वच्छ और कुछ सामुदायिक विकास कार्यों संबंधी जिम्मेवारी होती है ग्राम पंचायत की। अब विलेज ग्राम पंचायत। अब अगला कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में स्थानीय जो है शासन संस्था कौन सी है, तो ये आपको नगर पालिका हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन के लिए नगर पालिका और नगर निगम जैसी संस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया का क्या महत्व है। अब लोकतंत्र है जिसमें मीडिया स्वतंत्र होगी तभी तो चीज़ों को उठा पाएगी। तो इसका उद्देश्य ये है, महत्व ये है, सूचना देना, सत्ता के जवाबदेही बनने में सहायता करना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। मीडिया नागरिकों के घटनाओं और सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी दे सकता है, इसलिए सार्वजनिक चर्चा और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण क्या है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता के मतलब आप क्या जान रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया है सोशल साइंस का पेडागोजी पहले भी, और आपको जो है यहाँ पर हमने CDP को क्लियर कर रखा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें मैंने बताया है, यहाँ पर फिर समझिए। लैंगिक रूढ़िवादिता की बात करते हैं तो लिंग के आधार पर जो सामाजिक धारणा बनी हुई है, जैसे लड़का ये काम करेंगे, लड़की ये काम करेंगे, तो इसे रूढ़िवादिता कहते हैं। यह मानना कि कुछ काम केवल लड़कियां या लड़के ही कर सकते हैं, ये रूढ़िवादिता है। जेंडर स्टेरियोटाइप जिसे हम कहते हैं, समाज द्वारा बनाए गए सामान्यीकृत विचार किसी काम व्यवहार क्षमता को केवल लिंग से जोड़ देता है। लड़कियां गणित नहीं कर सकती, यह क्या है, रूढ़िवादिता है। अब समझिए, स्टेरियोटाइप, बिना पर्याप्त आधार फिक्स बिलीफ कर लिया है, समाज ऐसा मान लिया है, ये चीज़ें। अब बात करेंगे सामाजिक विविधता का अर्थ क्या है। तो भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र आदि में विविधता सामाजिक विविधता है। ठीक बात। भारत में विभिन्न भाषाएं, खान पान, त्यौहार आप देखते होंगे, परंपराएं हैं, जीवन शैलियां हैं, इसी को तो विविधता कहेंगे। अलग अलग राज्यों में भोजन, भाषाएं भारत की विविधता को दर्शाती है। अगला है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है। तो समान अवसर, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय का संबंध किससे है। तो आपको सभी व्यक्ति को समान अवसर देना, अधिकार देना, समान देना, संसाधनों तक न्यायपूर्ण पहुंच देना, ये सामाजिक न्याय है। अब अगला है कि सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार का अर्थ क्या है। यानी कि इसका अर्थ है कि पात्र वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है, जो 18 साल के हुए वो मत डालेंगे। तो लोकतंत्र में पात्र नागरिक को उनकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाते हैं, बिना मतदान का अधिकार दिया जाता है भेदभाव के, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र को बच्चों के लिए अधिक अर्थपूर्ण बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अर्थपूर्ण बनाने का, तो नागरिक शास्त्र को बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बनाने का वास्तविक जीवन और परिस्थितियों से जोड़ना है। जैसे सिविक्स का संबंध दैनिक जीवन से है, जो आप जीवन जी रहे हैं। जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं, परिवार में रहते हैं, पंचायत चुनाव, अधिकार, जिम्मेदारियां, उदाहरणों को समझना अधिक प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक कक्षा का उदाहरण क्या है। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, अपनी राय रखने का अवसर मिले, ये लोकतांत्रिक जो है कक्षा का उदाहरण है, ध्यान रखना है, ऐसे कक्षा करवानी चाहिए। लोकतांत्रिक कक्षा में समान जो है संवाद, भागीदारी, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाता है। हाशिए के समुदायों को सामाजिक विज्ञान में पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। अब जो समुदाय, बहुत सारे समुदाय हैं वो हाशिए पर हैं। हाशिए कहने का मतलब किसी न किसी कारण से वो पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, तो हाशिए पर वो समुदाय हैं। तो वो समुदाय को जब यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है उनके अनुभव, संघर्षों, अधिकारों को समझना। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य समाज के विभिन्न समूह, अनुभव, समानता और न्याय को समझ विकसित करना है। यदि कक्षा में सामाजिक मुद्दे पर विद्यार्थियों के अलग अलग विचार हों, ठीक है, कोई अलग चीज़ मानता हो सामाजिक मुद्दा पर, आप देखते होंगे जब हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति अद्वितीय है, यूनिक है, स्पेशल है, भिन्न है एक दूसरे से, तो तरीके भी तो अलग होंगे, उनके मुद्दे अलग होंगे।
तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रमाण, तर्क और आधार पर चर्चा करवाना चाहिए। सीटेट में जो है मल्टीपल जो है रिप्रेजेंटेटिव बहुत महत्वपूर्ण है, सीखने का आधार है, यानी कि तर्क अलग अलग बालकों में होनी चाहिए, तभी तो आलोचनात्मक चिंतन उनके अंदर आएगा। शिक्षक को सुरक्षित वातावरण में विद्यार्थी को अपने विचार प्रमाण सहित देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा कहता है कि लड़कियां विज्ञान में अच्छी नहीं होती, तो शिक्षक की सर्वोत्तम प्रक्रिया क्या है? उसे डांटे बिल्कुल नहीं, उसके कथन पर चर्चा करके प्रमाणों और उदाहरणों के माध्यम से रूढ़ियों को चुनौती दे, स्टेरियोटाइप को। तो अभी ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर है कि शिक्षक का उद्देश्य केवल गलत कहना नहीं बल्कि बच्चों की पूर्व धारणा को एविडेंस या डिस्कशन के माध्यम से सही कर देना है। यहाँ पर बात करें तो मिसकॉन्सेप्शन, एक्सप्लोर, एविडेंस, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र में वाद विवाद कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो तर्क, प्रमाण, विभिन्न दृष्टिकोण को समझना। वाद विवाद जब बालकों के बीच होगा, बालक आपस में चर्चा करेंगे किसी घटनाओं को, तो वाद विवाद से विद्यार्थी अपने विचारों को व्यवस्थित करना, दूसरे के बात को सुनना, प्रमाणों के आधार पर तर्क करना इत्यादि शामिल है। अगला पार्ट आता है इकोनॉमिक्स से, इसे देख लेते हैं अर्थशास्त्र से। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन का अर्थ क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण है उत्पादन का अर्थ। उत्पादन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। किस चीज़ का कीजिएगा? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कीजिएगा, बस इतनी सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुएं और सेवाओं को तैयार किया जाता है ताकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे किसान द्वारा गेहूं उगाया जा रहा है तो एक तरह का प्रोडक्शन है, उत्पादन है। वस्तु का उत्पादन, शिक्षक द्वारा शिक्षा दिया जा रहा है तो ये सेवा है, ये भी एक तरह से उत्पादन। आइए समझे, उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता की जब हम बात करते हैं तो कौन होता है? वस्तु या सेवा का जो उपयोग करेगा उसे उपयोग देख रहे हैं, उपयोग जो करेगा उसे उपभोक्ता कहेंगे। किस चीज़ का? वस्तुओं या सेवाओं का जो प्रोडक्शन कर रहा था उसे हम उत्पादक कह रहे थे। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता का। जो व्यक्ति किसी वस्तु या सेवाओं का उपयोग करता है वह उपभोक्ता है। जैसे विद्यार्थी द्वारा पुस्तक खरीद कर उपयोग करना, ये उपभोक्ता का व्यवहार है। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? कृषि। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज होता है। प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं, जुड़े हुए चीज़ हैं, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के तहत रखेंगे। जैसे कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी खनन हो गया, इत्यादि चीज़ें। प्राइमरी सोर्स की हम बात करते, प्राइमरी जो है क्षेत्र की बात करते हैं तो नेचर से जो प्राप्त होता है। सेकेंडरी जो है सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरेशन होता है, जैसे फैक्ट्रियां से जो प्राप्त हो रहा है। और तृतीय क्षेत्र किस में आएगा? जो सेवाएं हो गई, सेवाएं वाला क्षेत्र जैसे आपको तृतीय क्षेत्र में नजर आ जाते हैं। तो हमने प्राइमरी क्षेत्र को देखा, यानी प्रथम क्षेत्र को देखा जिसमें कि प्रकृति से जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही थी। द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण कारखानों में वस्तुएं बनाना द्वितीय क्षेत्र है। यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल को संसाधित रूप में वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कपास से कपड़ा बनाया जा रहा, तो द्वितीय क्षेत्र है ये। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आ जाती है, जैसे हॉस्पिटल, विद्यालय इत्यादि चीज़ें। बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? ये तृतीय क्षेत्र है, ध्यान रखना है। जमा स्वीकार करना और ऋण देना बैंक का प्रथम कार्य है। बैंक लोगों से जमा स्वीकृति करता है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। बैंक भुगतान और वित्तीय लेन देन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या है? बेरोजगारी आप बहुत सुने होंगे कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है, बेरोजगारी है, ये है वो है। तो बेरोजगारी का अर्थ को हम आज देखेंगे। काम करने की इच्छा, क्षमता होने पर जो है उपयुक्त रोजगार ना मिलना, इसे ही हम लोग बेरोजगारी करते हैं। कि आपको उपयुक्त रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके पास वो क्षमता है तब भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। समझिए कि जो है बेरोजगारी केवल काम ना करना नहीं है, बल्कि जो आपका क्षमता है व्यक्ति के काम करने की
इच्छा है, उपलब्धता है, लेकिन उसे उपयुक्त रोजगार नहीं मिल रहा है, सही काम नहीं मिल रहा है, तो ये बेरोजगारी है। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा यानी पैसा, वही। तो प्रमुख कार्य ये है कि विनिमय का ये माध्यम है, लेन देन का। वस्तु के खरीद बिक्री किस चीज से अब करते हैं? पैसे से ही तो करते हैं। तो मुद्राओं और वस्तुओं के लेन देन को सरल बनाती है, यह विनिमय का माध्यम है। मूल्य मापने और मूल्य संचय जैसे कार्य करती है। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आप पैसा देते हैं तो वस्तुएं खरीदते हैं। तो ये चीज। अगला क्वेश्चन देखें तो सामान्य मांग बढ़ाने पर अन्य परिस्थितियां सामान्य हो तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा समझिए क्वेश्चन को, लट्टू की तरह घुमा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य मांग बढ़ने पर, यानी कि सामान्यतः जो किसी चीज का होता है, किसी चीज का मांग बढ़ गया एक बैग मार्केट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या होता है कि प्याज का मांग क्या हुआ कि मार्केट में एकदम से बढ़ गया, ठीक बात है। अन्य परिस्थितियां सामान्य हो तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगी? लेकिन अन्य परिस्थितियां सामान्य हो, मांग बढ़ा है, तो यदि वस्तु की आपूर्ति सामान्य रहे तो उसकी मांग बढ़ जाए, उसकी मांग बढ़ जाए। वस्तु की आपूर्ति, अगर आपूर्ति उतना ही हो रहा है लेकिन मांग बढ़ गया है तो सामान्यतः कीमत बढ़ने का दबाव बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि बढ़ सकती है कीमत। किसी वस्तु की उपलब्धता सीमित हो और बहुत अधिक लोगों उसे खरीदना चाहें तो कीमत बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। सार्वजनिक सुविधा का उदाहरण कौन सा है? तो सार्वजनिक सुविधा जो सभी के लिए होता है, ध्यान रखना, सार्वजनिक सुविधा क्या होता है? सभी के लिए होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, ये ध्यान रखना, ये सभी के लिए है। तो सार्वजनिक सुविधाएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनका समाज के बड़े हिस्से को लाभ मिलता है और जिनमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एग्जाम्पल में सरकारी हॉस्पिटल हो गया, स्वच्छता हो गया, पेयजल हो गया यानी पीने का जल जैसी सुविधाएं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पढ़ाते समय बच्चों के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो सबसे प्रभावी तरीका होगा कि वो परिवार के बारे में बताए, बाजार के बारे में, स्थानीय जीवन का उदाहरण दे। अर्थशास्त्र बच्चों को जो है दैनिक अनुभवों से जोड़ने पर अवधारणाएं अधिक स्पष्ट होती है। जब आप क्या करते हैं, बालक के दैनिक जीवन से जुड़ते हैं। इवन अर्थशास्त्र नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ाइएगा तो आप दैनिक जीवन के उदाहरणों को लीजिएगा तो बालक में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको मैंने अलग अलग विषयों में बताया है जब पढ़ाया है। तो सीडीपी वाला क्वेश्चन जो है वीडियो देख लीजिएगा, पूरा मैराथन चला है। मैथ वाला भी मैं डाला हूँ तो उसे भी देख लीजिएगा, जिसका मैथ सब्जेक्ट होगा। सीडीपी तो सबके लिए है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में समझिए, माँ बाजार से सब्जी खरीदती है से बाजार का पता चलेगा, उपभोक्ता, कीमत, मांग जैसी अवधारणाएं समझाई जा सकती है। अब हम आते हैं एकदम जबरदस्त वाला जो है पोर्शन पर, जिसमें हम सोशल साइंस के पैडागोजी वाला सेक्शन देखेंगे, शिक्षा शास्त्र वाला। आइए समझें। पहला क्वेश्चन ही कर दिया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आप क्यों बालकों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं? नहीं पढ़ाइए, उद्देश्य कुछ होगा। हाँ है। तो उद्देश्य ये है कि आलोचनात्मक चिंतन बालकों में बढ़े, बालक समस्या को समाधान करे, सामाजिक समझ विकसित हो उसके। तो सोशल साइंस विद्यार्थियों को समाज के बारे में बताएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था को समझने के साथ साथ प्रश्न पूछना, प्रमाण देना, तर्क करना सिखाता है। सोशल साइंस अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी प्लस क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर बना है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। अगला है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मूल्य आधार क्या है? प्रश्न पूछना, खोज करना, प्रमाण आधारित है। इंक्वायरी में जो है क्या होता है, सक्रिय रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, किए जाते हैं, जानकारी दिए जाते हैं, स्रोत खोजे जाते हैं, विश्लेषण किए जाते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो आलोचनात्मक चिंतन बालक में डेवलपमेंट होगा। बालक क्या करेगा कि खुद से चीज़ों को सही गलत को मापेगा और निष्कर्षण पर पहुंचेगा बिना किसी भेदभाव के। एग्जाम्पल में हमारे क्षेत्र में नदी का जल प्रदूषित क्यों हो रहे हैं, ये निरीक्षण होगा, जानकारी मिलेगा, कारण पता चलेगा, निष्कर्षण पर पहुंचेगा बालक। तो ये चीजें। कंस्ट्रक्टिज्म अप्रोच में विद्यार्थी कैसे सीखता है? रचनावाद में। तो रचनावाद में जो बालक बात कर ले
तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। बालक जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार विद्यार्थी निष्क्रिय यानी रिसीवर नहीं है, वह सक्रिय रूप से सीखता है, खुद इन्वॉल्व होकर करता है, चीज़ों को जो है पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखता है, देख कर सीखता है, अनुभव करके सीखता है, सामाजिक संवाद के आधार पर निर्माण करता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज नजर आता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होगी। तो शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षा में यहाँ पर एक वर्ड आता है फैसिलिटेटर, सहायक, मार्गदर्शक। ये वर्ड याद रखिएगा तो दो नंबर तो ऐसा ही मिल जाएगा, 3 नंबर। और प्रत्यक्ष रूप से तो इसी पर तो टीका है पूरा। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर समझना होगा बाल केंद्रित शिक्षा कहने का मतलब कि बालक शिक्षा के केंद्र में होगा, उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमते रहेंगे, चाहे विद्यालय हो, चाहे पाठ्य पुस्तकें हो, चाहे शिक्षण विधियाँ हो, उसके अगल बगल घूम रहे हैं, हीरो बालक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक सीखने के वातावरण बनाता है, प्रश्न पूछता है, संसाधन देता है, बच्चों को स्वयं खोजने में सहायता करता है, यानी बालक खुद खोज करके सीखे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, यदि विद्यार्थी किसी अवधारणा के बारे में गलत धारणा रखता है तो शिक्षक क्या करना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि कोई विषय वस्तु है, कोई समस्या है, उसके बारे में बालक का पूर्व धारणा है, वो अवधारणा बनाया हुआ है, गलत अवधारणा है उसके पास, तो शिक्षक क्या करेगा, डांटेगा नहीं, उसकी सोच को समझकर उपयुक्त अनुभव और प्रमाण देगा। यानी कि गलत जो है उत्तर केवल गलती नहीं, बच्चों की जो है थिंकिंग के बारे में जानकारी देता है कि बालक कैसे सोचते हैं। शिक्षक को जो है मिसकॉन्सेप्शन के कारण को समझना चाहिए, तब दूर करना चाहिए। बच्चा कहता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, शिक्षक मॉडल गतिविधि के आधार से अवधारणा को समझाएगा। तो जो मिसकॉन्सेप्शन था बालक का कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो ये चीज़ें सही करेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सोशल साइंस में मानचित्र कार्य का प्रमुख उद्देश्य है स्थानीय समझ को विकसित कर देना। अब मानचित्र जब बालक को आप दिखाते हैं तो क्या होता है, बालकों में विद्यार्थी को स्थान का पता चलता है, दूरी का, दिशा का विवरण और क्षेत्रीय संबंधों में सहायता मिलता है समझने में। इतिहास में स्रोत आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या है। विद्यार्थियों को प्रमाणों का विश्लेषण करना सीखना, ये लाभ है। विद्यार्थी जब स्रोतों के माध्यम से चीज़ों को तुलना करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो क्या हो जाता है, जो है यहाँ पर इतिहास के ज्ञान कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ें हैं। तो सिक्का, शिलालेख, साहित्यिक स्रोत का तुलना करके आप कॉन्सेप्ट तक पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये आपको जो है क्या है, प्रारूपिक। यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट कहने का मतलब जो है आपको का उद्देश्य क्या है। फॉर्मेटिव कहने का मतलब जो लगातार असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, जो सालों भर चलते रहता है। जैसे आपका होमवर्क, क्लास वर्क या शिक्षक कोई प्रश्न पूछ दे तो सीखने के दौरान सुधार के लिए ये किया जाता है। अब आपको टीचर क्लास में प्रश्न पूछा, आपने नहीं बताया, तो टीचर उसे पुनः बताएगा, तो ये सुधारात्मक तो ही होगा, फीडबैक, ए ऑप्शन। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इससे जो है शिक्षक समझता है कि बच्चे कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है, उसे दूर करता है। मौखिक प्रश्न, छोटी गतिविधियाँ, एग्जिट टिकट, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक इत्यादि। अब बात करेंगे फॉर्मेटिव जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, यानी सीखने के लिए असेसमेंट यानी मूल्यांकन, बालक कितना सीख रहा है उसे सुधार करने के लिए, ये चीज़ें। दूसरा है समेटिव असेसमेंट आता है, जस्ट इसके अपोजिट है फॉर्मेटिव का। समेटिव में क्या होता है कि ये असेसमेंट होता है ऑफ लर्निंग, यानी आपने कितना सीखा है। तो ये जो है सीखने की अवधि के अंत में उपलब्धि के आकलन के लिए होता है कि बालक को हमने क्या किया कि अर्धवार्षिक परीक्षा लिया, उसको अंक दे दिया कि हाँ इतना बालक सीखा है, तो ये समेटिव हो गया। वार्षिक परीक्षा लिया गया। समेटिव असेसमेंट सामान्यतः इकाई अवधि के अंत में विद्यार्थी की उपलब्धि का समग्र आकलन करने में उपयोगी है। समेटिव एंड ओवर अचीवमेंट के लिए होता है। एक जो है अवधारणा है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये ज्ञान के स्तर को बताता है, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया था, मनोवैज्ञानिक हैं ये। बेंजामिन ब्लूम की बात करें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में निम्न में से
उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर उच्चतम की बात करें तो क्रिएट होता है, सृजन करना, डी ऑप्शन। निम्नतम हो जाता है, सबसे पहले होता है रिमेंबर। सबसे निचला स्तर आपसे पूछेगा ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो याद करना। और सबसे ऊपर का स्तर सृजन करना यानी नया नया खोज करना। जैसे आपने याद कर लिया कि भारत का जो है राजधानी नई दिल्ली है, तो ये सबसे निचतम स्तर है। सृजन सबसे ऊपर का स्तर होता है, क्रिएट मतलब हाई लेवल इन रिवर्ट ब्लूम। अब बात करते हैं विद्यार्थी स्वतंत्रता आंदोलन के कारणों की तुलना करता है, यह किस प्रकार की सोच का उदाहरण है? तो ये विश्लेषण का उदाहरण है। तुलना करना, कारणों को अलग अलग देखना, संबंध पहचानना, ये एनालाइज है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसी ऐतिहासिक घटना पर अपने निष्कर्ष के पक्ष में प्रमाण देता है, यह किस कौशल को दर्शाता है? तो प्रमाण आधारित तर्क को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी को अपने विचारों को एविडेंस से सपोर्ट करना सीखता है। यहाँ समझिए बातों को कि विद्यार्थी जब क्या कर रहा है, ऐतिहासिक घटना पर अपने निष्कर्ष के पक्ष को प्रमाण दे रहा है, तो ये आपको जो है प्रमाण आधारित तर्क दे रहा है, ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी यानी कि सभी विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना समावेशी शिक्षा का अर्थ है। इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तो विभिन्न क्षमताओं, पृष्ठभूमियों और सीखने की आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ अवसर देना, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे दिव्यांग बालक हो। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट इत्यादि शामिल है। समूह कार्य का प्रमुख शैक्षिक लाभ क्या है? तो सहयोग और सामाजिक संवाद बढ़ेगा समूह कार्य से। अब क्या करते हैं, अब बालक समूह में मिलकर किसी कार्य को करते हैं, किसी प्रश्न को हल करते हैं, तो सामाजिकरण बढ़ेगा इससे। ग्रुप वर्क से विद्यार्थी में कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और पीयर लर्निंग विकसित होती है। 4 बच्चों का समूह स्थानीय बाजार का सर्वेक्षण करे तो परिणाम प्रस्तुत करते हैं ये समूह कार्य। चर्चा आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या है? तो विभिन्न दृष्टिकोण को समझना, चर्चा आधारित। अब क्या है, बालक अपना अपना तर्क देंगे, अपना अपना दृष्टिकोण देंगे, तो समझिएगा तो ये चीज़ें हैं। डिस्कशन से विद्यार्थी अपने बात रखते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, अपने विचार को पुनर्विचार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में समाचार पत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सामाजिक घटनाओं को अवधारणाओं से जोड़ने के लिए समाचार पत्र का उपयोग किया जाता है। समाचार पत्र से विद्यार्थी लोकतंत्र, चुनाव, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दों को वास्तविक घटनाओं से जोड़ सकते हैं। अगला है, फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब आप बालकों को किसी जगह घूमने ले जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? वास्तविक अनुभवों के माध्यम से अवधारणाओं को समझाना। ये ध्यान रखना, फील्ड विजिट जो है अनुभवात्मक लर्निंग का उदाहरण है, एक्सपीरियंटल लर्निंग का। संग्रहालय यात्रा से इतिहास के स्रोतों का पता चलता है, प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यदि विद्यार्थी पूछता है कि 1857 के विद्रोह को लोग अलग अलग तरह से क्यों देखते हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्न स्रोतों और दृष्टिकोण का तुलना करवाना चाहिए। ऐसे प्रश्न हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेटिव विकसित करते हैं, अवसर देते हैं। इतिहास के घटनाओं की व्याख्या स्रोत और दृष्टिकोण के आधार पर अलग हो सकता है। सीटेट गोल्डन पॉइंट थोड़ा समझिए, मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अलग अलग सोच जो है क्रिटिकल हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को विकसित करता है, आलोचनात्मक इतिहास के समझ को। एक अच्छा सोशल साइंस प्रश्न कैसे होने चाहिए? तो सोच, तर्क करने और प्रमाण का उपयोग करने वाला होना चाहिए। तो अच्छे प्रश्न विद्यार्थियों को एप्लीकेशन, एनालाइज और रीजनेबल इंटरप्रिटेशन का अवसर दे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में पाठ्य पुस्तकों को कैसे देखना चाहिए? तो अनेक शिक्षण संसाधनों में से एक के रूप में, ऐसा नहीं है कि सभी पाठ्य पुस्तक हों, और भी चीज़ें। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में मानचित्र, समाजपद, तस्वीरें, दस्तावेज, स्थानीय इतिहास, सर्वेक्षण, डिजिटल संसाधन उपयोगी है। टेक्स्ट बुक ओनली सोर्स को नहीं मानना है, केवल पुस्तक को ही सोर्स नहीं मानना है। अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या क्यों है पर सर्वेक्षण करने को देता है, तो यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है?
तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इंक्वायरी वाला उदाहरण है, ए ऑप्शन। अब विद्यार्थी प्रश्न उठाते हैं, डेटा एकत्र करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, इंक्वायरी प्लस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का उदाहरण है। अगला है संवेदनशील सामाजिक मुद्दे पर चर्चा के साथ शिक्षक का सर्वोत्तम भूमिका क्या है। सर्वोत्तम भूमिका ये है कि सम्मानजनक वातावरण के प्रमाण और जो है विभिन्न दृष्टिकोण पर चर्चा करना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान जो है विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते समय शिक्षक को निष्पक्ष, संवेदनशील और एविडेंस बेस्ड डिस्कशन को महत्व देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। डायग्नोस क्यों किया जाता है। आपका जो है आप डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है, जांच लिखता है। जांच क्यों लिखता है, क्योंकि रोग का पता चले। तो डायग्नोसिस इसलिए किया जाता है कि सीखने में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए। विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कठिनाइयों और पूर्व ज्ञान की पहचान करना, ए ऑप्शन। डायग्नोस असेसमेंट से शिक्षक को पता लग सकता है कि विद्यार्थी किस अवधारणा में कठिनाई है और उसकी वर्तमान समझ क्या है। डायग्नोस के बाद रेमेडियल एजुकेशन कराएगा, जहां प्रॉब्लम है वहां सहायता देगा टीचर, उसे समझाएगा। और डायग्नोस समस्या पहचानना, रेमेडियल टीचिंग करो यानी कि पढ़ाना, ये चीज़ है। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी एक अवधारणा को गलत समझ रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपनी टीचिंग स्टडी पर जो है पुनः विचार करके नई गतिविधि उदाहरण जो है अवधारणा समझना चाहिए, बी ऑप्शन। यदि पूरा कक्षा ही मिसकॉन्सेप्शन दिखा रही है तो शिक्षक को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की समीक्षा करना चाहिए, तरीके बदलना चाहिए, ये चीज़ें है। मानचित्र, जैसे मानचित्र का पैमाना समझने में नहीं आया तो वास्तविक वस्तुओं और सरल स्केल एक्टिविटी का उपयोग करें, ये ध्यान रखना है। सीटेट का गोल्डन रूल है, लर्निंग डिसिप्लिटी जो है चेन इन टीचिंग एजुकेशन। जब सीटेट क्वेश्चन पूछेगा कि बालक जो है डिफ़िकल्टी यानी कि जो है समस्या महसूस कर रहे हैं पढ़ने में, तो अपना आप टीचिंग मेथड का, टीचिंग स्टडी का यानी पढ़ाने का तरीके का में परिवर्तन लाइए। आइए समझते हैं सोशल साइंस के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली दृष्टिकोण कौन सा है। कह रहा है कि सीटेट में सोशल साइंस के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षण दृष्टिकोण कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका क्या है। सीटेट में प्रश्न जो पूछते हैं तो ये हो जाएगा गतिविधि, चर्चा, स्रोत, मानचित्र, वास्तविक जीवन के अनुभवों का समायोजन। सीटेट के दृष्टिकोण से जो है सीटेट जो परीक्षा में पूछता है प्रश्न, सामाजिक विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह, मानचित्र उचित नहीं है। विद्यार्थियों को खोजने, प्रश्न करने, चर्चा करने, विश्लेषण करने और वास्तविक जीवन से जोड़ने वाले अवसर मिलने चाहिए। स्थानीय बाजार को पढ़ाते समय बच्चों को बाजार के निरीक्षण, दुकानदार, उपभोक्ता की भूमिका, कीमत का अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करवाना, ये ध्यान रखना है। फाइनल सीटेट की बात करें, सोशल साइंस जो है आपको कंटेंट, कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा समझ लेंगे लास्ट मिनट। सुपर रिवीजन की बात करें, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर। प्लासी का युद्ध 57 में, 64 का बक्सर में, 1857 मेरठ के विद्रोह हुआ, 1885 कांग्रेस की स्थापना हो, 1930 दांडी मार्च हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 1949 संविधान अपनाया गया 26 नवंबर को और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जियोग्राफी में 0 डिग्री अक्षांश जो है भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री देशांतर जो है प्रधान मध्यमान रेखा है। काली मिट्टी कपास के लिए, खरीफ धान के लिए, खरीफ फसल धान है, रबी गेहूं है, हिमालय जो है युवा वर्लित फोल्डेड माउंटेन है, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा अक्षय संसाधन है, सिविक से लोकतंत्र जनता की भागीदारी है, संसद लोकसभा और राज्यसभा है, ग्राम स्तर ग्राम पंचायत जो है शहरी स्थानीय संसाधन, नगर पालिका नगर निगम हो गया, समानता भेदभाव का विरोध, मीडिया सूचना और जवाबदेही का काम करता है, पेडागोजी कंस्ट्रक्टिज्म में बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है, इंक्वायरी प्रश्न खोज प्रमाण निष्कर्ष है, फॉर्मेटिव सीखने के दौरान सुधार है, समेटिव परीक्षा जो है साल भर के अंत में जो परीक्षा होता है एक अवधि के अंत में उसे समेटिव कहते हैं, डायग्नोस कठिनाइयों को पहचानना है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, सभी को अवसर और आवश्यकता प्रदान करना, प्राइमरी सोर्स प्रत्यक्ष और समकालीन प्रमाण है, मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव विभिन्न दृष्टिकोण की तुलना करना है, सोशल साइंस जो है रटना नहीं समझ और तर्क करना है। सीटेट थोड़ा सा मंत्र देख लीजिए, बच्चों को
उत्तर मत बताओ, उसे उत्तर खोजने का अवसर दो, तथ्य से आगे बढ़कर कारण प्रमाण दृष्टिकोण और निष्कर्ष पर ध्यान दो। टीचर हमेशा क्या होगा? फैसिलिटेटर होगा, स्टूडेंट एक्टिव लर्नर होगा। सीटेट में जो है सबसे अच्छा विकल्प अक्सर वही होते हैं जो चाइल्ड सेंटर हो, एक्टिविटी बेस हो, इंक्लूसिव हो, एविडेंस बेस हो और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे। तो हमने जो है एकदम समझिए कि मथ दिया है इसको दोस्तों, मंथन राउंड चला है, कुछ भी चीज़ जो है इसमें हम छोड़ने की कोशिश नहीं किए हैं, विधिवत रूप से इसे क्लियर करने की कोशिश किए हैं। तो आप भी अपना जोर दिखाइए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक भी संभव हो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।